जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। यदि आप भी क्लास 10th में हो और 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ पर बताने वाला हूं। चाहे आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे लघुत्तरीय प्रश्न हो या फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, इस वीडियो में सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस को जरूर से तैयार करके जाना, अपने बोर्ड एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ यहाँ पर हुआ है फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसमें भी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रांस, क्योंकि नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1830 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1848 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा 1815 ईस्वी में, यानी कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1815 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है यहाँ पर कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑप्शन ए है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी है यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन सी है नेपोलियन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा आपका ऑटो वन बिस्मार्क, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है यहाँ पर कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? यानी कि जो इंग्लैंड था वहाँ पर राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए है 1660 ईस्वी में, ऑप्शन बी है यहाँ पर 1672 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1688 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1696 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा 1688 ईस्वी में, यानी कि इंग्लैंड में गणतंत्र को 1688 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये तो थे अब हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर मैंने बताया था आपको लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लघुत्तरीय प्रश्नों के। और ये जो प्रश्न हैं ये आपके 4 अंक के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि एक प्रश्न 4 नंबर के लिए पूछा जाता है लघुत्तरीय प्रश्न से। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है नेपोलियन द्वारा फ्रांस में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। यानी कि नेपोलियन ने कौन से सुधार किए थे फ्रांस में? तो उत्तर देखते हैं यहाँ पर क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में एक था। उसके असाधारण कार्यों तथा आश्चर्यजनक विजयों ने संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। अब यहाँ से हम हेडिंग में लिखेंगे इस उत्तर को किस तरीके से लिखते हैं, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहली हेडिंग है यहाँ पर शासन संबंधी सुधार। इसमें क्या है कि नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। इतनी है आपकी पहली हेडिंग, शासन संबंधी सुधार। इसके बाद दूसरी हेडिंग है यहाँ पर न्याय संबंधी सुधार। इसमें क्या है कि नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया, जिससे किसी व्यक्ति को विधि अनुसार दंड दिया जाने लगा। इतनी दूसरी है। इसके बाद तीसरी है सार्वजनिक सुधार। इसमें क्या है कि नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया, आवागमन को सुलभ बनाने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण करवाया। इतना आपको इस हेडिंग में लिखना है सार्वजनिक सुधार में।
इसके बाद लास्ट हेडिंग है यहाँ पर आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में है यहाँ पर कि नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया, मजदूरों का वेतन निश्चित किया, चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया। इतने सुधार किए नेपोलियन ने। तो दोस्तों यहाँ पर यह इतना उत्तर था इस क्वेश्चन का। नेपोलियन द्वारा फ्रांस में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, इतना यह क्वेश्चन था। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है लघुत्तरीय प्रश्न में ही। अब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, प्रश्न नंबर 2 है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी कि जर्मनी में जो एकीकरण हुआ उसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है आपको। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थीं। इन लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन राजशाही एवं सैन्य शक्ति ने इसका दमन किया। इतना। इसके बाद क्या है कि इन लोगों का प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। इसके बाद है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, यानी कि जो मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क था वह इस प्रक्रिया का जनक था। इसके बाद है कि बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम को जर्मनी का राजा बनाया गया, यानी कि जर्मनी का राजा किसको बनाया गया? विलियम प्रथम को जर्मनी का राजा बनाया गया 1871 ईस्वी में। इतना आपको, यह भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है लघुत्तरीय का। ये 2 क्वेश्चन आपके लघुत्तरीय के हो गए। इसके बाद देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के, और ये जो प्रश्न हैं ये आपके 6 अंक के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि एक प्रश्न आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करें, यानी कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके कारणों को आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में यहाँ पर हम लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने यूरोप के वंश साम्राज्यों के स्थान पर देश और राज्य के उदय का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। इसके बाद है इस प्रश्न में यहाँ पर कि इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। इसके बाद है यहाँ पर कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में विभाजित थे, जिनके शासकों ने अपने स्वायत्त प्रदेशों का निर्माण किया था। उन्होंने एक सामाजिक पहचान या आम संस्कृति साझा नहीं की। कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जो कि निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, तो वो कारक क्या है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कारक निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर पॉइंट में लिखेंगे कि नए मध्यम वर्ग का उदय। दूसरा पॉइंट है उदारवाद की विचारधारा का प्रसार। तीसरा पॉइंट है रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि। और चौथा है यहाँ पर क्रांतिकारियों का उदय। इतने पॉइंट हैं किसके? राष्ट्रवाद के, यानी कि राष्ट्रवाद को जिन कारकों ने जन्म दिया वो इन पॉइंट में लिखे गए हैं यहाँ पर, इतने पॉइंट हैं। इसके बाद इस उत्तर में यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला, कविता, कहानियाँ और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और आकार देने में सहायता की। इतना दोस्तों आपको उत्तर लिखना है। यह क्वेश्चन था यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करें, यह क्वेश्चन था, इसका इतना उत्तर लिखना है। और यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, यानी कि इतना यदि आप उत्तर लिखते हो तो इसके आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 6 नंबर। तो बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसे आप लोग ज़रूर याद कर लेना। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इन्हें आप लोग ज़रूर तैयार कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।